जैन साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड में परमार वंश, या जिसे हम पंवार वंश भी कहते हैं, जिसे कि हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुमाऊं में चंदू वंश। तो ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर देता हूँ। तो हमने कहा था कि हमारे उत्तराखंड के इस भूभाग का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास से लेकर के अब हम चल रहे थे मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में हमारे पास आता है पंवार वंश और चंदू वंश। पंवार वंश मैंने कहा था कि किस प्रकार से यहाँ पे कौन आता है, कनकपाल नाम का आता है, और यहाँ पे अपने वंश किसके, पंवार वंश की नींव रखते हैं। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे छोटे छोटे बावन गढ़ हुआ करते थे, जो कि कत्यूरियों की अराजकता के बाद उत्पन्न हुए थे, जिनको कि यहाँ पे कौन, अजयपाल नाम का एक राजा आता है और इन 52 गणों को एक कर करके यहाँ पे गढ़वाल नाम देता है। ठीक है। फिर उसके अब मैंने कहा था कि जब हम गढ़वाल पढ़ते थे तो उसके समकक्ष या उसके समकालीन तुम्हारे पास कौन चले थे, कुमाऊं में चंदुवंश चल रहे थे। ठीक है। तो जिस मैंने कहा था कि जब यहाँ पे कत्यूरियों का था, किसका था, जब यहाँ पे कौन कर रहे थे, कत्यूरी लोग शासन कर रहे थे, उस टाइम पे छोटे छोटे राज्य बने थे, जिसमें से कि हमारे गढ़वाल में 52 गढ़ बनते हैं और कुमाऊं में भी छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ के राजा पढ़े थे, वही हमको पढ़ना है कि किस प्रकार से इस कुमाऊं के पूरे क्षेत्र में चंदू वंश की नींव पड़ती है। ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उस टाइम पे मध्यकालीन में जो तुम्हारे पास चंद वंश चल रहे थे, हमारे जो कुमाऊं का क्षेत्र है उसकी भौगोलिक स्थिति का हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो नीचे वाला क्षेत्र नहीं, तराई भौर वाला, इसे कहते हैं नैनीताल। क्या कहते हैं, नैनीताल। ठीक है। और इस नैनीताल वाले क्षेत्र को उस टाइम पे कहते थे छकाता। क्या कहते थे, छकाता। क्लियर हो गया। उसके ऊपर चलते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एक जिला पड़ता है आखिर में, उसको कहते हैं चंपावत। क्या कहते हैं, चंपावत। और चंपावत को उस टाइम पे कहते थे तो तुम्हारे पास काली कुमाऊं। क्या कहते हैं, काली कुमाऊं। ठीक हो गया। और इस चंपावत के क्षेत्र में उस टाइम पे एक राज्य हुआ करता था, उसका नाम था सुई। क्या था, सुई। और उस सुई राज्य पर जो तुम्हारे पास शासक था, उसका नाम था तुम्हारे पास ब्रह्मदेव। क्या था, ब्रह्मदेव। ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा है, छकाता है। उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पे तुम्हारे पास कौन सा राज्य है, सुई राज्य है। इस सुई राज्य पे तुम्हारे पास जो शासक था, उसका नाम था तुम्हारे पास ब्रह्मदेव। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक पिथौरागढ़, ये तुम्हारा पूरा क्या है, पिथौरागढ़। क्या है, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में यहाँ पे एक पड़ता है गंगोली हाट। क्या पड़ता है, गंगोली हाट। और इस गंगोली हाट में, तो इसमें भी ना कि तुम्हारे पास गंगोली हाट है, गंगोली हाट पर तुम्हारे पास जो राजा शासन करते थे उनमें कहते मणकोटी। यहाँ पे मणकोटी राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक हो गया। उसके अगर हम यहाँ पे बगल में चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक है पिथौरागढ़। ये है एक राज्य तुम्हारे पास क्या है, पिथौरागढ़। और उस पिथौरागढ़ में जो हमारे पास, अभी आप लोग उत्तराखंड के एक बार ढंग से मैप को देखना, देखना कि जैसे तुम्हारा गंगोली हाट है, उसके उत्तर पश्चिम में, सॉरी उत्तर पूर्व में, उसी के जस्ट बगल में तुम्हारे पास क्या है, पिथौरागढ़ नामक क्या है, एक वहां पे क्या है, एक हमारा क्या है, एक शहर है। ठीक है। उस टाइम पे उस पिथौरागढ़ को हम कहते थे सूर। क्या कहते हैं, सूर। और सूर में जो तुम्हारे पास उस टाइम पे शासन करते थे, उन राजाओं हम क्या कहते हैं, चल राजा कहते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं, मल। क्या कहते हैं, मल कहते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और उसके ऊपर थोड़ा आप जाइए, यहाँ पे तुम्हारे पास पड़ता है डीडीहार। क्या पड़ता है, डीडीहार। और इस डीडीहार में देखना यार ना, जो अभी का जो हमारे पास डीडीहार क्षेत्र है, उसको उस मध्यकालीन टाइम पे हमारा क्या कहते थे, सिरा। सूर और सिरा का हुआ सुना होगा ना हम लोगों ने, सिरा कहते। और इस सिरा पर तुम्हारे पास जो शासन करते थे राजा, उसको हम कहते बम राजा। क्या कहते, बम राजा। सुनो आप लोगों ने विजय बम का ताम्र पत्र मिला। ठीक है। ठीक हो गया। और जो तुम्हारे पास यहाँ पे बचाव क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं अस्कोट। क्या है, अस्कोट। आज के डेट में जो हमारे पास अस्कोट, यहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है पिथौरागढ़ में। और इस अस्कोट में, किसमें, इस अस्कोट में जो तुम्हारे पास शासन करते थे, उन राजाओं को हम कहते पाल वंश। क्या कहते, पाल वंश के राजा। मैंने जब आपको कत्यूरी वंश पढ़ा था, जिसने ढंग से वीडियो को देखा होगा, पुरानी वीडियो को, उस टाइम मैंने कहा था कि कत्यूरी में एक राजा थे तुम्हारे पास कौन, अभयपाल। कौन थे, अभयपाल। जो कि अपने साम्राज्य को यहाँ से अलग करके तुम्हारे पास कहा जाता है, पिथौरागढ़ में ले जाता है, और वहां पे पाल वंश की स्थापना
करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है, अस्कोट हो गया। बाकी अब तुम्हारे पास जो यहाँ पे ये वाला चित्र है तुम्हारे पास कौन, बागेश्वर वाला चित्र है। बागेश्वर में तुम्हारे पास कौन थे, कत्यूरी, कौन थे, कत्यूरी थे अभी भी, ठीक हो गया। और बच्चा तुम्हारे पास अल्मोड़ा, अल्मोड़ा वाले पूरे क्षेत्र में मैंने कहा था कि शुरू से लेकर लास्ट तक रहने वाले तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास जनजाति थी कोल किरात, और किरात के बाद तीसरी तुम्हारे पास आदिम जनजाति थी तुम्हारे पास कौन थी, खस्ती। तो इस पूरे भूभाग पर उस टाइम तुम्हारे पास अभी तुम्हारा कौन करते शासन, खस लोग करते। तो मैं आप लोगों ने देखा किस प्रकार से मध्यकालीन उत्तराखंड में हमारे इस कुमाऊं क्षेत्र में जिस प्रकार से हमारे गढ़वाल में 52 गढ़ थे, उसी प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिनका नाम तुम्हारे पास क्या गया, छकाता हो गया, सुई राज्य हो गया, फिर गंगोलीहाट वाले क्षेत्र हो गया जिसे हम क्या कहते हैं, सूर कहते हैं, सिरा कहते हैं, ठीक है। गंगोलीहाट में तुम्हारा मनकोटी हो गई, फिर तुम्हारे पास ऊपर क्या है, अस्कोट है, जहाँ तुम्हारे पास क्या चला, पाल वंश। और इसके तुम्हारे पास पूरम है, ठीक है, उत्तराखंड के पूरम में जो तुम्हारे पास पूरा क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं नेपाल, क्या कहते हैं, ये पूरा नेपाल है, ठीक है, आगे तक। और नेपाल का जो तुम्हारे पास पश्चिम वाला क्षेत्र है उसे हम कहते थे उस टाइम पे डोटी, कहते थे डोटी क्षेत्र। और इस डोटी क्षेत्र पर तुम्हारे पास जो शासन करते थे उसे हम कहते हैं मलवंशी, क्या कहते हैं, मलवंशी। अगर पेपर में आ जाए कि मलवंशी राजा तुम्हारे पास कहाँ करे तो डोटी। अब देखो तुमने एक चीज यहाँ पे देखो, मल यहाँ पे भी कह रहे, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे, ठीक है। अब देखो कोई चीज, कोई एक डिस्ट्रिक्ट हमारे बाद, अब कोई क्षेत्र है तो अब कोई इसमें मैंने यहाँ पे सीमा लगा दी, तो कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में क्या होगी, सीमा हो गया, कोई ना कोई चीज में समानता होगी, ठीक है, चाहे उनके कल्चर में हो गया, उनके दिखावट में हो गया, ठीक है, भौगोलिक स्थिति में हो गया, ठीक है। तो ये चीज इसमें कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो इसको यार उनकी डोटी में उस टाइम तुम्हारे कौन थे, मलवंशी, इसलिए आप लोग अभी भी देखोगे डोटी वाले क्षेत्र में रहने वाले क्या थे, डोटियाल, क्या होते हैं, डोटियाल। तो उस टाइम पे हमारे कुमाऊं में ये परिदृश्य, ठीक है। अब हमको चंद वंशों में यही पढ़ना है कि कौन इन राज्यों को विजित करेगा, कौन किसको क्या करेगा, ठीक है। अब तुमको एक चीज जानना है, जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं इन्हें हम कहते हैं मांडलिक राज्य, क्या कहते हैं, मांडलिक। इसका मतलब ये होता है कि जो इसमें सबसे मजबूत तुम्हारे पास स्थिति में तुम्हारे पास जो राजवंश होगा वो था तुम्हारे पास डोटी, कौन था, डोटी। जितने भी तुम्हारे पास सोर है, सिरा है, गंगोलीहाट, चाहे मणकुटी राजा है, चाहे तुम्हारे पास यहाँ पे कौन है, सुई राजवंश है, भरमदेव है, ये सारे के सारे तुम्हारे पास यहाँ पे डोटी को तुम्हारे पास क्या पे कर दे, टैक्स पे करते थे। इसका मतलब ये होता है कि कुमाऊं में जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो तुम्हारे पास किसके अधीन थे, डोटी के अधीन थे। अब चंद वंश में हमें यही देखने की किस प्रकार से यहाँ पे भारतीय चंद आता है और डोटियों को तुम्हारे पास टैक्स नहीं देता है, उनको हरा देता है, किस प्रकार से यहाँ पे 12 सालों तक यहाँ पे युद्ध चलता है किनके बीच, डोटी और चंदों के बीच चलता है, ठीक है। तो इसको हमको पूरा किसमें पढ़ना है, चंदों में। तो एक शुरू एक क्या करना आपको कि चंदो वंश स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमने चंदो वंश में तो आधा से ज्यादा राजा हमने किसके साथ पढ़ लिए, पंवारों के साथ पढ़ लिए, ठीक है। तो इसमें आपको पहले एक इमेज बनानी है कि जो तुम्हारे पास कुमाऊं वाला क्षेत्र है उस कुमाऊं वाले क्षेत्र में कौन कौन से राजवंश थे, कहाँ पे कौन कौन वंश काम करते थे, किन्हें क्या कहते थे उस टाइम पे, ठीक है। ये आप लोग को देखना है। अब यहाँ पर थोड़ा आज पहले हम थोड़ा आज इंट्रोडक्शन के तौर पर देख देते हैं कि यहाँ पे कुमाऊं में चंद राजवंश का उदय कैसे होता है। तो मैंने जिस प्रकार से हमने गढ़वाल में चांदपुर गढ़ में क्या पढ़ा था, क्या कनकपल आते हैं, वहां पे तुम्हारे पास कौन थे, भानु प्रताप है, ठीक है। तो उस टाइम तुम्हारे पास कौन सा गढ़ था, चांदपुर गढ़। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास पंवार वंश है उसकी तुम्हारे पास स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चांदपुर गढ़ से होती है। और कुमाऊं में चंद वंश की जो तुम्हारे पास सुई कहाँ से होती है, सुई राज्य से। और इस सुई राज्य का तुम्हारे पास जो राजा था उसका नाम था ब्रह्मदेव, था ब्रह्मदेव। और जिस प्रकार से मैंने कहा था कि वहां पे कहाँ पे भानु प्रताप की मैंने कहा था कि चांदपुरगढ़ में क्या नहीं होती है, उसका पुत्र नहीं होता है, उसके तुम्हारे पास क्या है, दो पुत्र होते हैं, ठीक है। सुचित त्रिवेणा के साथ मैंने कहा था कि कनकपाल की क्या हो जाएगी, शादी हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे ब्रह्मदेव की एक तुम्हारे पास क्या होती है, पुत्री होती है। और जब ये तुम्हारे पास सुई राज्य चला था उस टाइम मानते हैं कि तुम्हारे पास इलाहाबाद, कहाँ, इलाहाबाद जिसे हम आज का प्रयागराज कह रहे हैं, इलाहाबाद के झूसी से, कहाँ से, झूसी नामक स्थान से तुम्हारे पास एक राजा आते हैं, उसका नाम तुम्हारे पास क्या था, सोमचंद, क्या था, सोमचंद। जिस प्रकार से कनकपाल उत्तराखंड में आते हैं बद्री विशाल की यात्रा पे आते हैं, उसी प्रकार से मानते हैं इतिहासकार मानते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, जो सोमचंद थे वो भी तुम्हारे पास कुमाऊं में आए थे, किसके लिए, बद्रीनाथ जाने के लिए आए थे। और उनको बीच में बार बार किसका राज्य मिल गया, ब्रह्मदेव का राज्य मिल गया।
और कहानी वही होगी, एक इतना बड़ा राज्य आएगा, कहीं का राजकुमार आता है, अपनी सेना के साथ आता है, ठीक है। तो उसको ब्रह्मदेव क्या करता है कि इसे कहते हैं कि मेरी पुत्री के साथ शादी कर दे, और इसे एक छावन देता है। क्या देता है? इसे एक रहने के लिए यहाँ पे तुम्हारे क्या दे देगा? छावनी दे देगा, ठीक है। छावनी किसे कहते हैं? जहाँ पर कि मतलब कोई सेना का क्या होगा? रहने का स्थान होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर जहाँ पे सेना शासन करती है, जो वहाँ पे वो रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? छावनी कहते हैं। तो जो चंपावत क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? चंपावत। तो चंपावत में एक जगह है, वहां का नाम तुम्हारा है राजबुंगा। क्या है? राजबुंगा। इस राजबुंगा वाले स्थान पर एक छावनी देते तुम्हारे पास, किसको? सोमचंद को दे देते हैं तुम्हारे पास। कौन? ब्रह्मदेव दे देते हैं। और यहीं से तुम्हारे पास, इसी राजबुंगा से तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे पास जो सोमचंद है वो यहाँ पे अपना वंश स्टार्ट करता है। यहाँ से इलाहाबाद वापस जाएगा नहीं, और यहाँ पे धीरे धीरे यहीं पे रहने लग जाता है। और उसके वंश को हम भी कहते हैं चंद्रवंश। क्या कहते हैं? चंद्रवंश। और इसको इतिहासकार मानते हैं 700 ईस्वी से लेकर के, और चंद्रवंश हमारा चला लास्ट कब था? 1790 था, ठीक है। 1790 तुम्हारे पास यहाँ कौन आ गए थे? गोरखा आ गए थे। तो 700 से लेकर कोई इतिहासकार इसको कहते हैं कि 1000 से लेकर के या 1025 ईस्वी से चला हुआ, ठीक है, किताबों में। इसलिए पेपर में कभी पूछ रहे हैं, ठीक है, कि इसका शासनकाल कब था, ठीक है, क्योंकि हर इतिहासकार का अपना अपना मत है, ठीक है। उत्तराखंड में कोई एग्जैक्ट हमारे पास क्या नहीं है, डेटा टाइम पीरियड कब मिलता नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि तुम्हारे पास यहाँ पे कौन चला था, तुम्हारा उसका तुम्हारे पास कब था? 888। कहाँ से? 888 ईस्वी से, ठीक है। ठीक हो गया। अब हमने देख लिया किस प्रकार से यहाँ पे चंद्रवंश की होती है, नींव पड़ती है। तो इसमें पहला लिखना कि चंद्रवंश के जो तुम्हारा संस्थापक कौन थे तुम्हारे पास? सोमचंद थे। कहाँ से स्टार्ट किया उन्होंने? राजबुंगा। कहाँ से करा? राजबुंगा से स्टार्ट किया, ठीक है। किसके पुत्र के साथ? ब्रह्मदेव के पुत्र के साथ, ठीक है। इस पूरा दिखला, ठीक है। अब जो हमारे पास ये सुई वाला क्षेत्र है, इसका मतलब इस पूरा तुम्हारे पास किसका अधिकार हो गया? सोमचंद का। और उसने वहां पे अपने ही वंश चंद्रवंश की क्या करेगी? नींव रखी। अब इसमें थोड़ा सा देखना कि जो तुम्हारे पास सोमचंद थे, इसमें ना कन्नौज नरेश का भाई, प्रयाग के शासक, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, प्रयाग किसे कह रहे हैं? इलाहाबाद, ठीक है, कंफ्यूजन है इलाहाबाद को, के शासक चंद्रपाल कौर का वंश था तुम्हारे पास। कौन? सोमचंद, ठीक है। किसका था? कन्नौज नरेश का भाई, प्रयाग के शासक, जो इसके भाई होंगे प्रयाग के शासक कर देंगे उस टाइम पे। कौन? कन्नौज के जो तुम्हारे पास भाई होंगे, उसके साथ उस टाइम पे तुम्हारे पास चंद्रपाल कौर कौन थे? चंद्रपाल कौर थे। और इन्हीं के वंशजों में तुम्हारे पास कौन थे? सोमचंद। कौन थे? सोमचंद थे। इन्होंने यहाँ पे क्या कराया? चंद्रवंश की नींव रखी। अब जब यहाँ पे राजबुंगा वाले इस छावन इसको दे देते हैं, उस टाइम इस राजबुंगा में कहा पे, इस समय उस समय राजबुंगा के उस टाइम पे इसके इर्द गिर्द तुम्हारे पास एक क्षेत्र पड़ता है, उसे हम कहते हैं दूनाकोट। क्या कहते हैं? दूनाकोट। ठीक हो गया। अब एक चीज बताओ, जैसे कोई राज्य चल रहा है, ठीक है, कोई स्टेट चल रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई बाहर वाला एंटर कर रहा है तो कुछ ना कोई इसको प्रॉब्लम होगी होगी, ठीक है। यार तो यहाँ पे कैसा आ गया, कल के दिन अगर ये मेरे सीमा के अंदर आएगा, तो सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे एक दूनाकोट क्षेत्र पड़ता है। इसी चंपावत के इर्द गिर्द पड़ता है तुम्हारे पास क्या? दूनाकोट पड़ता है। और उस दूनाकोट में एक राजा थे, उसका नाम था रावत। कहते उस टाइम पे वहां पे रावत राजा हुआ करते थे। और सोमचंद ने आते ही सबसे पहले इस रावत को यहाँ पे क्या कर दिया? हरा दिया। तो इसमें एक पॉइंट ना, दूनाकोट के रावत राजा को हराया। किसने? सोमचंद ने। मतलब कि सोमचंद ने पहला तुम्हारे पास युद्ध कब लड़ा था? दूनाकोट का। तो किसके साथ लड़ा था तुम्हारे पास? रावत राजा के साथ लड़ा था, ठीक है। ठीक हो गया। अब तुम्हारे पास जो तुम्हारा सोमचंद थे, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। जो हमको देखो, इतना इतनी थ्योरी वैसे बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन थ्योरी में क्या होता है कि थोड़ा बहुत हमको याद करने में अच्छा हो जाता है, ठीक है। इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ने लास्ट तक 1790 तक जाना हमको 700 से लेकर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत थ्योरी से हमारी इमेज बनेगी, उसी से हम क्या करेंगे? रिलेट एक दूसरे को करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा जो सोमचंद ने क्या क्या करा उसको देखो, ठीक है। सोमचंद के द्वारा किए गए सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सबसे पहले क्या क्या इसने? चंद्रवंश की स्थापना करी। फिर दूसरा पॉइंट लिखना, रावत राजा को दूनाकोट में हराया था, ठीक है। तीसरा काम इसने, अब देखो, कोई भी राजा अगर देखो, ये कोई क्षेत्र है, सपोज दैट यहाँ पे कोई नया राजा आ गया, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा? अपना एक किला बनाएगा। क्या बनाएगा? किला। किला मतलब कि वहां जैसे ना, कोई ना कोई तो रहने के लिए घर बनाएगा ही, ठीक है। उसकी सुरक्षा के लिए तुम्हारे पास चारों तरफ से बनाएगा एक यहाँ पे गेट बनाएंगे, ठीक है। और इसे कहते हैं, जो तुम्हारे पास ये किला था उसको कहते हैं राजबुंगा का किला। क्या कहते हैं? राजबुंगा में बनाया गया किला, इसलिए उसे हम कहते हैं राजबुंगा का
किला, अगर आता है कि राजबुंगा का किला किसने बनाया था, तो सोमचंद ने बनाया था। ठीक है। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, अब देखो किसी राज्य में अगर कोई बाहर वाला एंटर कर रहा है तो कहीं ना कहीं पे वहां पे जो पहले से रह रहे लोग होते हैं वो तुम्हारे पास कुछ ना कुछ करेंगे, वहां पे विद्रोह करते हैं। तो मानते हैं कि इस चंपावत या ये सुई वाला क्षेत्र था, उस टाइम पे यहाँ पे 2-3 जातियों का तुम्हारे पास वर्चस्व थे। ठीक है। जिनका बोलबाला ज्यादा था, उसमें से एक था तुम्हारे पास मेहरा, क्या था, मेहरा। एक तुम्हारे पास क्या था, फरतयाल। ठीक है। एक तुम्हारे पास मोर थे, एक तुम्हारे पास कौन थे, फतेहाल थे। ठीक है। तो इस टाइम पे सोमचंद ने क्या करा कि अब देखो ये उस टाइम पे इनकी संख्या यहाँ पे ज्यादा रही होगी, इनके पास तुम्हारे पास हो सकता है कि सेना भी रही होगी। ठीक है। क्योंकि इन्हीं लोगों का इस चंपावत के क्षेत्र में, इस राजबुंगा के क्षेत्र में इनका क्या था, दबदबा ज्यादा हुआ करता था। इसलिए यहाँ पे सोमचंद क्या करते हैं कि अपने ही राज्य में जो तुम्हारे पास मेहरा और क्या थे, फरतयाल लोग थे, इनको यहाँ पे क्या करते हैं तुम्हारे पास, इनको हायर पोस्ट पे नियुक्त कर देते हैं। क्या करते हैं, हायर पोस्ट पे नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। इनकी नियुक्ति कर देते हैं। ठीक है। बड़े पदों पर। ठीक है। बड़े पदों पर इनकी तुम्हारे क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है। क्यों, उनके द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक हो गया। फिर तीसरी चीज क्या करते हैं कि मैंने, अब देखो, अब ये इनको खुश करने के लिए इसने यहाँ पे नियुक्त कर दिया, तो इसके क्षेत्र में कुछ ना कुछ और भी तो लोग होंगे, और भी जाति के लोग होंगे ना। तो इसने क्या करा कि जो एक राजबुंगा का यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनाता है, जब इसने किला बनाया था तो इन लोगों में एक दो जातियां और थी, जिनको कि इसने क्या कर दिया कि इसके चारों ओर मानते हैं कि इसने क्या करा, यहाँ पे किला बनाया, क्या बनाया, किला बनाया। ठीक है। 4 किले बनाए इसने। ठीक है। जो राजबुंगा का किला था उसके चारों तरफ इसने 4 गेट लगाए। ठीक है। 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट। बोला भाई कि तुम भी हमारे राज्य में रहेंगे, मतलब कि तुम्हारे आने वाले वंश भी हमारे क्या करेंगे, सेना के रूप में कार्य करेंगे। और जो उस टाइम पे 4 थे, इसका नाम तो तुम्हारे पास कालू क्या था, कारगी, सॉरी क्या था, कारगी, बोरा, तड़ागी, तड़ा तड़ागी। ठीक है। तड़ागी, ये ये जाति है। ठीक है। उस टाइम की रहने वाली जाति। ठीक है। फिर चौधरी क्या था, चौधरी। तो क्या, जो यहाँ पे सोमचंद आते हैं तो इनको भी खुश करने के लिए उसने बोला कि तुम कुछ ना कुछ काम करो यहाँ पे, तुम यहाँ पे विद्रोह मत करो, तुमको भी हम कुछ ना कोई यहाँ पे क्या करेंगे, नौकरी दे देंगे। उसने क्या करा कि अपने किले, अपने राजभवन के चारों तरफ तुम्हारे पास क्या कर दिया, किलेदार नियुक्त करे। क्या कर दिए, किलेदार। तो इसमें थोड़ा लगी, 4 किलेदार नियुक्त करे। क्या करे, अपने किले के चारों ओर 4 किलेदार नियुक्त की। ठीक है। जो तुम्हारे पास कौन कौन थे, बोलो, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। इन 4 जातियों को इसने अपने किलेदार नियुक्त किए, जिसे हम कहते हैं 4 आल। क्या कहते हैं, 4 आल कहते हैं। क्लियर हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, 4 आल कहते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लिखना है कि सोमचंद ने अपने क्षेत्र, कौन सा वाले में, काली कुमाऊं में या राजबुंगा में, सबसे पहले कि इसने पंचायती व्यवस्था शुरू करी। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था मतलब होता है कि सबसे छोटे स्तर पर तुम्हारे पास क्या होगा, पंचायती राज होगा। ठीक है। अब मतलब कि गांव स्तर पर। ठीक है। जिसमें कि उसने तुम्हारे पास किसकी नियुक्ति वहां पे, बूढ़ा या सयाना, किसकी, बूढ़ा या, जो आप लोगों के आस ग्राम प्रधान होते हैं ना, कि गांव में नियुक्त होते हैं शांति व्यवस्था के लिए, वहां के विकास के कार्यों के लिए। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय तुम्हारे पास किसको जाता है, सोमचंद को जाता है। ठीक है। तो इसमें तुमको यही चीजें देखनी है, क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या नहीं है। ठीक है। सोमचंद से रिलेटिव जितनी भी चीजें हैं आप लोगों को ढंग से देखना। ठीक है। जो मैंने चीजें बताई, यहाँ पे राजभवन किला बनाया। ठीक है। मेरे फतेहालों को बड़े पदों पर नियुक्ति दी। फिर यहाँ पे 4 किलेदार नियुक्त करे, जिसे हम क्या कहते हैं, 4 आल कहते हैं। और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला चंद्रवंश तुम्हारे पास कौन था, सोमचंद। कौन था, सोमचंद था। ठीक है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, थोड़ा लाइट लूट की प्रॉब्लम चल रही है, तो आज की क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। थोड़ा क्लास कंटिन्यू नहीं आ पा रही है कुछ कारणों से, थोड़ा टाइम का अभाव है, तो आप लोग बने रहिए। और अगर आप लोगों को कहीं पर अगर दिक्कत होती है तो आप लोग नीचे से कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ तक मैं समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।